तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल में फिर से आपके लिए और धमाकेदार एपिसोड लेकर आ गया हूँ। हम स्पेशल एपिसोड के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हमने स्पेशल एपिसोड के पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे एंसेस्टर को शुइन के 5 थ्रोन में से 3 थ्रोन जो कि एंसेस्टर की वजह से बचे हुए थे, उन सभी ने एक साथ अटैक कर दिया था एंसेस्टर के ऊपर। उन सभी के अटैक की वजह से एंसेस्टर लगातार टाइम में यानी कि समय यात्रा करते ही जा रहे थे। लगातार समय यात्रा करने के बाद आखिरकार एंसेस्टर ऐसी जगह में पहुंच गए थे जहां पर समय कभी पैदा ही नहीं हुआ था। जिसके बाद धीरे धीरे एंसेस्टर आगे बढ़ रहे थे। एंसेस्टर के सामने एक सील किया हुआ क्यूब था जिसे कि एंसेस्टर ने अपने पावर से बहुत ही आसानी के साथ तोड़ दिया था। लेकिन उस सील के टूटते ही उसके अंदर से एक गॉडेस निकली थी, जो गॉडेस कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ क्रिएशन थी, जो कि यूनिवर्स या फिर कहें कि किसी भी वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती थी। तो अब आगे इस नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग भी हम गॉडेस को देखते हैं। गॉडेस नीचे झुककर हमारे एंसेस्टर को बहुत ही आदर के साथ ग्रीट करती है। जिसके बाद एंसेस्टर गॉड ऑफ क्रिएशन को देखते हुए कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकूँ। फिर एंसेस्टर जल्दी से अपने हेवेली बीस्ट को बाहर निकालते हैं। जिसके बाद वह हेवेली बीस्ट एंसेस्टर के ऑर्डर के मुताबिक जल्दी से जाकर गॉड ऑफ क्रिएशन के अंदर चला जाता है। जिसके बाद एंसेस्टर अपने पावर से गॉड ऑफ क्रिएशन और हेवेली बीस्ट को एक साथ मर्ज करा देते हैं। जिसकी वजह से जैसे ही गॉड ऑफ क्रिएशन और हेवेली बीस्ट एक साथ मर्ज होने लगे थे, उनके वजह से एक बहुत ही सफेद तेज रोशनी निकल रहा था, जो कि बाकी बचे 3 थ्रोन्स महसूस कर रहे थे। तभी अचानक वो सफेद रोशनी के अंदर से एंसेस्टर बाहर आते हैं। तब ये देखकर तियान काफी हैरान हो जाती है। वो हैरान होकर कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि गॉड ऑफ क्रिएशन असल में तुम्हारा ही सर्वेंट है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सीन भी काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल का होता है, जब एंसेस्टर गॉड ऑफ क्रिएशन के हाथ में रहकर उन सभी को देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक वही ओल्ड मैन अपने स्पेस टाइम का इस्तेमाल करके गॉड ऑफ क्रिएशन और हमारे एंसेस्टर के ऊपर अटैक करके उन्हें स्पेस टाइम से ही मिटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एंसेस्टर के गॉड ऑफ क्रिएशन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उस अटैक की वजह से उल्टा वो ओल्ड मैन ही बहुत ही बुरी तरह से जलने लगता है। जिसके बाद अचानक ही एंसेस्टर की आंखें चमक जाता है। एंसेस्टर कहने लगता है कि तुम लोगों ने टियालन सेट को डिस्ट्रॉय किया, इसका सजा तुम्हें मिलकर रहेगा। और अचानक ही गॉड ऑफ क्रिएशन की आंखें भी बिल्कुल एंसेस्टर की तरह ही चमकने लग जाते हैं। देखते ही देखते एक एनर्जी वेव निकलता है, जिसके वजह से वो जो 3 बचे हुए थ्रोन्स थे उनके बॉडीज एकदम जलने लग जाते हैं। इसके जलन की वजह से उन तीनों को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। उनके दर्द और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगते हैं। इसकी वजह से लगातार वो लोग अपनी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि एक कदम आगे बढ़ाने के बाद अपने बॉडी से एक एनर्जी वेव निकालता है। और जैसे ही यहाँ एनर्जी वेव उन तीनों से जाकर टकराता है, उन तीनों में से 2 बंदे तुरंत ही अपने आप को बर्फ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और आखिरी बचा ओल्ड मैन भी धीरे धीरे बर्फ बन जाता है। कुछ ही देर में उन तीनों के बॉडीज अचानक ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे वो बर्फ जैसे ही जमीन के नीचे गिरे थे, अचानक ही उनके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लड निकलने लगता है। वो ब्लड एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन तभी उस ब्लड के अंदर से वो तीनों दोबारा जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इस बार उनके बॉडीज बहुत ही ज्यादा सूखे हुए थे, उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक उनके तीनों के ऊपर अचानक ही आग का समुद्र गिर पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि एंसेस्टर जानबूझकर उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी टियालन सेट को डिस्ट्रॉय करके। उन तीनों के ही चेहरे डर के मारे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि एंसेस्टर के टॉर्चर को तीनों में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस बार एंसेस्टर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते ही जा रहे होते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर नीचे आकर उनको और एक बार आग में जलाता है, जिसकी वजह से उन्हें और भी दर्द हो रहा था। दर्द के मारे वो लोग लगातार चिल्ला रहे थे, और आखिरकार उनके बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन उनके बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद अचानक ही उनके अंदर से केओस पावर निकलकर वहां से काफी तेजी के साथ कहीं और चले जाते हैं। जबकि हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि उन तीनों को मारने के बाद अपने डिस्ट्रॉय हुए टियालन सेट को देखते हैं, जिन्हें देखकर उनका दर्द और भी ज्यादा उभर जाता है, क्योंकि उन तीनों ही थ्रोन्स ने बहुत ही बुरी तरह से टियालन सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें शुआन रंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बीचों बीच एक सफेद अंडा जैसा कुछ था, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि शुइन शील था। लेकिन तभी वो केओस एनर्जी काफी तेजी के साथ शुइन के बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कैसे शुइन, जो कि पहले एक सफेद मूर्ति बन चुका था, धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर से वो परत नीचे गिरने लगता है। कुछ ही देर में
शुइन के बॉडी के अंदर से वो सारा परत एक ही झटके में निकल जाता है और इसी तरह से शुइन बहुत ही आसानी के साथ इस सील से आजाद हो जाता है। लेकिन अब शुइन को भी पता चल चुका था कि उसके 5 थ्रोन्स जिसने कि उसे क्रिएट किया था उन्हें किसी ने मार दिया है। फिर शुइन आजाद होने के बाद उसके सामने अचानक ही एक ब्लैक होल ओपन होता है जो कि बिल्कुल उसके पीछे हुआ था और अचानक ही वो अपने उस सफेद अंडे को लेकर काफी तेजी के साथ उस ब्लैक होल में एंटर हो जाता है। जैसे शुइन काफी तेजी के साथ ट्रेवल करते हुए टियान सेट की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसके 5 थ्रोन्स को किसी और ने नहीं बल्कि ज़ू यांग यानी कि हमारे एंसेस्टर ने ही मारा है। ये बात सीन बदलता है और हम यूनिवर्स का सीन देखते हैं जहाँ पर यूनिवर्स में कई सारे डेड बॉडीज, क्रिएचर्स और बीस्ट के बॉडीज लगातार तैर रहे थे। उनके हड्डियां पूरी तरह से सूख चुके थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि 5 थ्रोन्स ने काफी तेजी के साथ उन सभी के बॉडीज के अंदर से उनके केओस पावर को निकाला था। इसी की वजह से वो लोग बहुत ही तरफ तरफ कर मरे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर को जो कि अपने टियान सेट में ही खड़े हुए थे। तभी एंसेस्टर कहने लगते हैं कि क्या तुमने उन सभी को ढूंढ लिया। और एंसेस्टर के इतना कहते ही अचानक ही एंसेस्टर के पीछे से एक एनर्जी काफी तेजी के साथ उनके आगे आ जाते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ क्रिएशन होती है। गॉड ऑफ क्रिएशन एंसेस्टर को बताती है कि मैंने हर एक चीज को ढूंढ लिया है। तब एंसेस्टर कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। एंसेस्टर के ऑर्डर को पाकर गॉड ऑफ क्रिएशन अपनी शक्तियों को चारों तरफ फैलाने लगती है। देखते ही देखते गॉड ऑफ क्रिएशन की पूरे पावर्स पूरे यूनिवर्स तक और पूरे वर्ल्ड तक फैल जाता है। पूरा अर्थ पूरी तरह से चमक उठ रहा था। गॉड ऑफ क्रिएशन अपने पावर का इस्तेमाल करके हर एक चीज को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही दोस्तों सच कहूँ तो ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल का लगता है जितने भी सारे मैंने एपिसोड्स को देखा है, क्योंकि ये सीन बाकी सारे एपिसोड से बेहद ज्यादा आइकॉनिक लेवल का होता है जहाँ हमें गॉड ऑफ क्रिएशन की फुल पावर को दिखाया जाता है। कैसे गॉड ऑफ क्रिएशन अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके पूरे यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकती है। यहाँ तक कि जो अर्थ पूरी तरह से मिट चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसे भी वहाँ बहुत ही आसानी के साथ दोबारा जिंदा कर रही थी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और दोस्तों यहाँ पर हमें तब पता चलता है कि क्यों केओस पावर गॉड ऑफ क्रिएशन पावर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, क्योंकि गॉड ऑफ क्रिएशन केओस पावर से पहले ही एग्जिस्ट करता था। इसी की वजह से केओस पावर गॉड ऑफ क्रिएशन से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि उसने कभी उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया और न ही वो कभी कर सकता था। देखते ही देखते गॉड ऑफ क्रिएशन एंसेस्टर के ऑर्डर के मुताबिक हर एक लिविंग बीइंग को दोबारा जिंदा करने लगती है जो केओस पावर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। यहाँ पर सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिएशन अपने पूरे पावर को पूरे अर्थ यानी कि पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ फैलाती है ताकि वो हर एक लिविंग बीइंग को अच्छी तरह से देख सके। और जब यहाँ काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब वो अपने पावर्स को दोबारा अपने पास बुलाती है। फिर वो अपने पावर्स को इकट्ठा करने के बाद एक एनर्जी वेव की तरह पूरे अर्थ यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ फैला देती है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ क्रिएशन की एनर्जी की बारिश होने लगती है। और इसी के साथ ही जैसे जैसे उसकी एनर्जी पूरे अर्थ यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ फैल रहा था, देखते ही देखते पूरा जिंदगी यानी कि जीवन पनपने लगता है। जो दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर की वजह से वो दुनिया धीरे धीरे दोबारा जिंदा होने लगे थे। साथ ही हम यहाँ पर चूचू और उसके बाकी से साथियों को देखते हैं। जैसे जैसे गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर्स पूरे दुनिया में फैलते जा रहे थे, चूचू के बॉडी के अंदर से भी वो चीज परत हटने लगा था। देखते देखते कुछ देर में चूचू दोबारा जिंदा हो जाती है। जिंदा होने के बाद वो कहने लगती है कि मुझे लगा जैसे कि मैं सो रही थी, ऐसा लगा जैसे कि मैंने एक लंबी नींद ली। लेकिन तभी अचानक चूचू का नजर होशिन के ऊपर पड़ता है जो कि दोबारा जिंदा हो चुका था। ये देखकर वो जल्दी से उसके हाथ को देखने लगती है, क्योंकि होशिन फाइट के दौरान अपने हाथ को खो चुका था। और यहाँ पर चूचू बहुत ही प्यारे तरीके से होशिन के हाथ को छू रही थी, जिसकी वजह से होशिन थोड़ा सा शर्मा जाता है। जबकि वही दूसरी तरफ हम टियान सेट के बाकी सारे डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ लिंगू भी जिंदा हो चुका था। वो अपने साथियों को बताता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि हम लोग पहली बार एक बार मर चुके हैं। तब लूशियन अपने पावर्स को क्रिएट करते हुए कहने लगता है कि इसका मतलब हम सभी ने दोबारा से रिबन लिया है। जबकि हम चू फेंग को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि ये कोई रिबन नहीं है, बल्कि हमें एक नई जिंदगी मिली है, हमारे ओल्ड बॉन्ड्स रिप्लेस कर दिए गए हैं और वक्त आ चुका है कि हम अपने हिसाब किताब को अच्छी तरह से ठीक ठाक कर ले। इसी के साथ ही हम एक उसी दुनिया को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले बंजर और डिस्ट्रॉय हुआ लग रहा था, लेकिन अब उसमें जिंदगी पनप चुका है। जिसके बाद हम गॉड ऑफ क्रिएशन को देखते हैं जो कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करके बुफान और मास्टर जू के ऊपर भी इस्तेमाल करती है ताकि वो उन दोनों को भी जिंदा कर सके। कुछ ही देर में सीनियर बुफान को देखते हैं जिनका बॉडी पूरी तरह से पत्थर का बन चुका था, लेकिन गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर की वजह से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अब वो काफी तेजी के साथ गुस्से से कह रहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद अपने स्वॉर्ड को लेकर सीधे एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंसेस्टर फिर से उसके अटैक को हवा में ही रोक देते हैं। ये देखकर बुफान काफी हैरान हो जाता है। वो जल्दी से अपने अटैक को पीछे लेता है। अब वो काफी हैरान होकर सिर्फ एंसेस्टर
मास्टर को ही देख रहा था। तभी मास्टर जू उसे खांसते हुए आवाज देता है। ये देखकर बुफान मास्टर जू की तरफ देखता है, जो कि उसे इशारे से पीछे हटने के लिए कह रहा था। अपने मास्टर के इशारे को देखकर बुफान को भी समझ में आ जाता है कि उसने अपने आप को दोबारा जिंदा कर लिया है और उसने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती था। तभी अचानक बुफान का नजर एंसेस्टर के पीछे खड़े हुए गॉड ऑफ क्रिएशन के ऊपर पड़ता है, जो कि एंसेस्टर के बिना ऑर्डर के कहीं हिल भी नहीं रही थी। जिसके बाद बुफान जल्दी से लपक कर अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगा, मुझे देखने दीजिए। लेकिन तभी मास्टर जो उसे धीरे से कहने लगता है कि सबसे पहले तुम अपने सोल को चेक करो। लेकिन बुफान को यह बात समझ में नहीं आता, लेकिन उसके मास्टर ने कहा था, इसी की वजह से बुफान अपने सोल को चेक करने लगता है। जैसे ही बुफान अपने सोल के पावर को चेक करता हुए काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर केओस पावर है ही नहीं, बल्कि वो तो गायब हो चुका है। जिसकी वजह से बुफान कहने लगता है कि मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जूनियर ब्रदर ने ये किया। तब जाकर मास्टर उसे बताता है कि हाँ, मुझे लगता है कि यांग यांग ने इसे पहले ही प्लान कर रखा था। हमारे बॉडी के अंदर से केओस पावर को निकालने का एक ही रास्ता था कि हम लोग सबसे पहले मरना होगा, और इसी वजह से उसने हम दोनों को ही रॉक यानी कि पत्थर बना दिया था। और इस तरह से उन लोगों और इस तरह से यांग यांग ने हम दोनों के बॉडी के अंदर से हमारे केओस पावर को निकाल दिया, क्योंकि यही एक रास्ता था। लेकिन मुझे लगता है कि यांग यांग अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तभी अचानक हम देखते हैं कि दोबारा मास्टर जू और बुफान नाटक करने लग जाते हैं, जहां बुफान नाटक करते हुए कहने लगता है कि मास्टर, आपने इतने सालों तक बहुत ही कष्ट झेला है, जिसकी वजह से आपके लाइफ भी खत्म होने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक अच्छा सा फ्यूनरल दूंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से एंसेस्टर की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों को देखने के बाद एंसेस्टर कहने लगता है कि चलो तुम आप दोनों को अपनी एक्टिंग को आगे बढ़ा सकते हो। तब इस बात का सुनने के बाद बुफान मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर, हो सके तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि तुम हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे थे और इन सब चीजों को तुमने पहले ही प्लान कर रखा है। उनकी बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर अपने थ्रोन को समन करके वहीं पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद मास्टर जो कहने लगता है कि यांग यांग, तुम्हें तो पता ही है कि बुफान कितना ज्यादा दिमाग से कमजोर है। साथ ही बुफान अपने जूनियर ब्रदर को शांत कराने के लिए उनका मसाज भी करने लगता है। फिर मास्टर जो कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने गॉड ऑफ क्रिएशन को अपना सर्वेंट बना लिया है। तब मास्टर जो के बात को सुनकर एंसेस्टर कहने लगते हैं कि केओस पावर ने हर एक लिविंग बीइंग को पहले ही इन्फेक्टेड कर दिया था, जिसकी वजह से उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि आखिरकार उसका असली बॉडी कहाँ पर छिपाया हुआ है। एंसेस्टर की बात को सुनने के बाद मास्टर जो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर वो एंसेस्टर को बताते हैं कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मैं चाहकर या फिर तुम चाहकर कुछ नहीं कर सकते थी, क्योंकि केओस पावर पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो हमारे आइडिया के मुताबिक मैंने भी गॉड ऑफ क्रिएशन को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन काउंटरलेस एरे में जिंदा रहने के बावजूद भी मैं कभी गॉड ऑफ क्रिएशन तक पहुंच नहीं पाया। और जब तक समय बढ़ता गया था, तब तक केओस पावर ने हर एक लिविंग बीइंग को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर दिया था, और इसी की वजह से मैं उसे कभी हरा नहीं पाया। इस पर एंसेस्टर कहने लगता है कि इसीलिए तो सबसे पहले हमारी ओल्ड बॉडी को जलाना पड़ता है, और उसे मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना पड़ेगा, तभी जाकर हम केओस पावर को हरा सकते हैं। पर बुफान कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर, इस तरह को काम को हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। किसी को मार कर दोबारा जिंदा करना सिर्फ तुम्हारे हाथों में ही पॉसिबल है। साथ ही मास्टर जू भी एंसेस्टर का तारीफ करते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सके, क्योंकि इस तरह के काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बुफान भी कहने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सभी दोबारा जिंदा हो चुके हैं, तो इसी बात पर हमें एक पार्टी तो रखना ही चाहिए, खुशी का मौसम जो है। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर काफी सीरियस होकर कहने लगता है कि अभी भी एक बाकी है जिसे कि मरना होगा। इस बात को सुनने के बाद मास्टर जू के होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एंसेस्टर उनकी बात कर रहे हैं। इसी वजह से मास्टर जू एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि उस वक्त मैं काफी ज्यादा गलत है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। लेकिन तभी एंसेस्टर मास्टर जू को बीच में ही रोकते हुए कहने लगते हैं काफी सीरियस होकर कि टीआरएन सेट कभी अपनी बेइज्जती को नहीं भूलता। और इसी के साथ ही देखते अचानक टीआरएन सेट की तरफ काफी तेजी के साथ पर्पल कलर के एक धुआं सा काफी तेजी के साथ आने लगा था। वो फॉग काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जो कि काफी तेजी के साथ टीआरएन सेट को चारों तरफ से घेर लेता है। जो काले कलर के बादल देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये काले बादल आज टीआरएन सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। एंसेस्टर और मास्टर जू बुफान वो दोनों ये देखकर काफी हैरान थे, लेकिन एंसेस्टर को पता था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। तभी उन काले बादलों को चीरते हुए एक ब्लैक होल काफी तेजी के साथ आगे आकर उनके सामने आ जाता है,
जिस पर वह ब्लैक होल वहाँ पर आया था, उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से एक ऑरा निकलता है, जो ऑरा पूरी तरह से मास्टर वुफान और मास्टर जू को हिलाने के लिए काफ़ी था। लेकिन एंसेस्टर अभी भी बिल्कुल शांत होते हैं। एंसेस्टर को ये बात पहले से ही पता था, इसी वजह से वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते। वो बिल्कुल शांत रहकर ही आगे जो हो रहा था उसे ही देखते हैं। जिसके बाद उस बड़े से ब्लैक होल के अंदर धीरे धीरे शुइन काफ़ी खतरनाक तरीके से बाहर आता है। उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से किलिंग ऑरा निकलता है। वहाँ मास्टर जू, मास्टर वुफान और एंसेस्टर को देखते हुए कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, लगता है कि मेरे केओस पावर ने इन सभी यूनिवर्सेस से लिविंग बींग्स को पहले ही मिटा दिया, लेकिन तुम लोगों को चिंता छोड़ा ताकि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मिटा सकूं। तभी वुफान जल्दी से अपने मैजिकल आर्मर को पहन लेता है और कुछ ही देर में मास्टर वुफान, मास्टर जू ये दोनों ही मिलकर सीधे शुइन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी शुइन अपनी केओस एनर्जी से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वुफान और मास्टर जू को पीछे हटना पड़ता है। यहाँ तक कि वो केओस एनर्जी पूरी तरह से उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस केओस एनर्जी से ही फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। जिसके बाद शुइन शांत रहकर एंसेस्टर को कहने लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के पावर लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो अब हम दोनों बहुत ही आराम के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन एंसेस्टर भी शांत रहकर सीधे शुइन को जवाब देता है कि मैं सिर्फ वही करता हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने मन मुताबिक चलता हूँ, लगता है कि तुमने मुझे समझने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तब शुइन भी कहने लगता है कि क्या बात है, मैं भी वही करता हूँ जो कि मेरा मन करता है, और इसी के साथ ही तुमने वो करके दिखाया था जो कि शायद मैं भी कभी उस वक्त नहीं कर पाया, इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन एंसेस्टर कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया? शुइन भी कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि ऑफ कोर्स तुमने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया होगा, बल्कि तुमने ये सब कुछ इस वर्ल्ड के लिए तो किया होगा। मैं भी तो वही करता हूँ, इस वर्ल्ड को सुधारने की कोशिश। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एंसेस्टर से रोकते हुए कहने लगता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद शुइन काफी हैरान हो जाता है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं मास्टर जू और वुफान को, जो कि लगातार केओस एनर्जी के साथ फाइट कर रहे थे। उस दोनों ही को ही केओस एनर्जी ने एक बैरियर के अंदर कैद कर लिया था और लगातार केओस एनर्जी उनके ऊपर अटैक करते ही जा रहे थे। तब अश्विन कहने लगता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ से और केओस एनर्जी को निकाल कर मास्टर जू और वुफान के ऊपर तेजी से अटैक करता है। फिर वहाँ नीचे आते हुए एंसेस्टर को कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इन दोनों के मरने के बाद पूरा यूनिवर्स का केओस पावर मेरे पास वापस आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों एक साथ नेक्स्ट एरे में एंटर हो सकते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर एक नए ब्रांड न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करेंगे। लेकिन तभी वुफान अपने बर्स्ट स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि यह सब कुछ तुम अपने सपने में कर पाओगे। लेकिन शुइन बहुत ही आसानी के साथ वुफान के अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे कि अटैक उसके लिए सिर्फ बच्चों का खिलौना हो। लेकिन तभी मास्टर जू पीछे से शुइन के ऊपर अटैक करता है। वो शुइन को एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुइन मास्टर जू के इस अटैक को भी बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए थोड़ा दूर हट जाता है। फिर वहाँ कहने लगता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि आप तो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, और इसके अलावा मास्टर आपने इस अपने प्यारे डिसाइपल को बहुत ही मेहनत के साथ कल्टीवेशन और बहुत सारे टेक्निक सिखाए थे। लेकिन देखो आखिरकार क्या हुआ, ये भी वही सीख रहा है जो कि मैंने सीखा था, इसने भी उसी को ही चूज किया जो कि मैंने चूज किया था। लेकिन इस बात को सुनने के बाद मास्टर जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा शुइन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब यहाँ देखकर शुइन कहने लगता है कि देखा तुमने जियांग, ऐसे मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और इन्हीं यही इनका असली कलर है। मास्टर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये पूरे वर्ल्ड और पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि अपने डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही मास्टर जू और वुफान दोनों ही मिलकर लगातार शुइन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शुइन उनके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए एंसेस्टर को कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने अपने टीआरएन सेट को बचाने के लिए मुझे लगभग 10 मिलियन ईयर्स तक कैद कर दिया, वो भी एक अकेले जगह पर जहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कैसे मास्टर जू और वुफान लगातार शुइन को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुइन के सामने उन दोनों के पावर्स काफी कमजोर पड़ रहे होते हैं। तभी एंसेस्टर शुइन को देखते हुए कहने लगता है कि कम से कम तुम अभी तक मरे तो नहीं हो। इस पर शुइन उन दोनों के अटैक को दूर करते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन इसके लिए थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि तुमने ही तो मेरे 5 थ्रोन्स को मारा था, और अगर तुम उसे नहीं मारते तो आखिरकार उनके अंदर जो केओस पावर था वो मेरे पास दोबारा रिटर्न कैसे आता। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मेरे मास्टर ने जो किया था उसे पे बैक करे। इतना कहने के बाद शुइन अपने केओस पावर से सीधे मास्टर जू और वुफान को बीच में ही रोककर उनके बॉडी के अंदर से केओस एनर्जी को निकालने
की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी उनके अंदर से केओस एनर्जी को निकाल नहीं पा रहा था, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होता है। लेकिन फिर भी वो और एक बार कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे यकीन हो जाता है कि इनके बॉडीज के अंदर केओस एनर्जी नहीं है। कुछ ही देर में बुफान और मास्टर जू जल्दी से अपने आप को आजाद करा लेते हैं, लेकिन शुइन ये देखकर काफी गुस्सा होते हुए एंसेस्टर से कहने लगता है कि आखिरकार तुमने इनके साथ क्या किया था। लेकिन एंसेस्टर सिर्फ मुस्कुराते हुए अपने फिंगर से स्नैप करता है। एंसेस्टर के इतना करते ही अचानक हम देखते हैं कि टीएलएन सेट के ग्राउंड के अंदर कई सारे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं। देखते ही देखते कई सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल के अंदर से सबसे पहले फैंसी बाहर आती है, जिसका लुक मुझे बाकी सारे एपिसोड्स में इस स्पेशल एपिसोड में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। जिसके बाद फैंसी काफी इमोशनल होकर सीधे एंसेस्टर के गले लगकर उनके पास रोने लगती है, लेकिन एंसेस्टर उसे समझाते हुए कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक फैंसी को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर एंसेस्टर के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गई है। तभी अचानक हम वहाँ पर ड्रैगन किंग की आवाज को सुनते हैं, जो कि उस पोर्टल से बाहर आ रहे थे। देखते ही देखते टीएलएन सेट के जितने भी सारे डिसाइपल थे एक एक करके उस जगह से निकलते ही आते जा रहे थे, यहाँ तक कि एंसेस्टर ने अब तक जितने भी सारे कल्टिवेटर के साथ मुलाकात किया था, जितने भी सारे सेक्ट मास्टर को देखा था, जो कि एंसेस्टर को देखकर उनके साथ मिलने की इच्छा कर रहे थे, वो सभी एक एक करके उस पोर्टल से निकल रहे थे। ये सीन बिल्कुल हमें एवेंजर्स एंड गेम जैसा लगता है दोस्तों, अगर आप सभी को याद हो तो। तभी यहाँ पर लुशियन का एंट्री बिल्कुल आयरन मैन की तरह होता है। वो मास्टर डॉन को देखते हुए कहने लगता है कि इस बार हम दोनों के बीच कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि हम दोनों को मिलकर ही हमें फाइट करना होगा। साथ ही वहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट लगातार उस जगह से निकलते ही आ रहे थे, और इन मैजिकल बीस्ट को कोई और नहीं बल्कि एक हेवनली जनरल कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि इनको लेकर सीधे अपने दुश्मन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था। यहाँ देखकर शुइन के एकदम से होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सीन मुझे सच में द एवेंजर्स एंड गेम जैसा ही लग रहा था, जहाँ पर एक विलन के खिलाफ पूरा यूनिवर्स के कल्टिवेटर और मार्शल आर्ट्स मास्टर आप खड़े हुए थे, जिसके बाद सभी मिलकर एंसेस्टर को ग्रीट करता है। जबकि वही दूसरी तरफ हम शुइन को देखते हैं, जो कि ये देखकर समझ जाता है कि असल में जू यांग ने उसे यूज किया है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा इस्तेमाल करने की। केओस पावर काफी तेजी के साथ एंसेस्टर और उनके डिसाइपल्स की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे। तब ये देखकर एंसेस्टर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर बनाकर उस केओस एनर्जी को उनके ऊपर अटैक करने से भी रोक देता है। तभी एंसेस्टर शुइन को देखते हुए कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपने पीछे देखो, लेकिन शुइन गुस्साते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आखिरकार शुइन एंसेस्टर के बात को मानते हुए पीछे मुड़कर एक बार जरूर देख लेता है, लेकिन वो गुस्साते हुए कहने लगता है कि मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। तब एंसेस्टर से कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे सिर्फ खालीपन है। असल में दोस्तों एंसेस्टर साफ साफ शुइन को ताने मार रहे थे। एंसेस्टर से ये दिखाना चाहता था कि कैसे उसके साथ पूरा सेक्ट और उसके पूरे डिसाइपल्स खड़े हुए हैं, जबकि शुइन अकेला है और बिल्कुल लोनलेस है। लेकिन एंसेस्टर के बात को सुनने के बाद शुइन को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने केओस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता कि गॉड होना एक कितना बड़ा जिम्मेदारी है, और गॉड्स हमेशा ही अकेले रहते हैं। इतना कहने के बाद शुइन अपने केओस पावर को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को समन करता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन ये देखकर मास्टर जू घबराते हुए कहने लगता है कि ये तो डाउन ऑफ केओस है, अगर ये पूरी तरह से इस वर्ल्ड के ऊपर अटैक करते तो ये हेवनली लॉ को भी तोड़ता है, और केओस पावर अगर एक बार इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे तब इसका दोबारा जन्म होना मुमकिन नहीं होगा। इसकी वजह से मास्टर जू को शुइन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी मास्टर जू को एहसास होता है कि असल में ये क्रिएचर ने पूरे टीएलएन सेट को घेर लिया है, और अपने मुंह से कभी भी पूरे टीएलएन सेट को ही कहा सकता है। कि दूसरी तरफ एंसेस्टर अभी भी शांत रहकर ये सब कुछ देख रहे थे। तभी शुइन कहने लगता है कि जुयांग तुम इस वर्ल्ड को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, और फिर शुयान अपने खतरनाक क्रिएचर को लेकर सीधे काफी तेजी के साथ एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जो देखकर मास्टर जू फैंसी और उनके बाकी सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा कर काफी तेजी से एंसेस्टर के नजदीक जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी एंसेस्टर के बॉडी के अंदर से एक एनर्जी वेव निकलता है, जो कि पूरे टाइम को ही काफी ज्यादा स्लो कर देता है। इसके बाद एंसेस्टर शुइन के इस मूव को देखते हुए कहने लगता है कि ये मूव मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो क्यों ना ये फेवर में मैं वापिस लौटा दूं। इतना कहने के बाद एंसेस्टर अपने फिंगर को ऊपर उठाता है, इसकी वजह से अब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा
था। ये देखकर मास्टर जू समझ जाता है कि अब यांग पूरी तरह से सीरियस हो चुका है, यानी कि एंसेस्टर अब सीरियस होकर फाइट करने वाले हैं। जिसके बाद एंसेस्टर अपने टेक्निक का यूज करते हुए अपने हाथों से कई सारे स्पिरिचुअल चेन्स को निकालते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ शुइन को लॉक करने के लिए और उसके क्रिएचर को लॉक करने के लिए चारों तरफ फैल रही थी। इसके बाद एंसेस्टर चेन्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उस क्रिएचर की सोल को लॉक करता है, जो कि काफी तेजी के साथ हर एक चीज को कैद कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे शुइन अब उन स्पिरिचुअल चेन्स से बच नहीं पाया था। एंसेस्टर के स्पिरिचुअल चेन्स की वजह से अब वो पूरी तरह से कैद हो जाता है। फिर एंसेस्टर सोल मेल्ट का टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जो कि अब तक बहुत ही खतरनाक लग रहा था, एक ही झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर एंसेस्टर जल्दी से शुइन के पास जाकर उसके स्पिरिट को सील करता है, ताकि वो अपने स्पिरिट के पावर को यूज ना कर सके। इस तरह से धीरे धीरे एंसेस्टर उसके हर एक चीज को सील कर रहे थे। देखते ही देखते एंसेस्टर की सोल टेक्निक की वजह से अब शुइन के बॉडी के अंदर से जो केओस पावर कई लाखों सालों तक उसके बॉडी में था, वो धीरे धीरे निकल रहा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शुइन की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। तभी एंसेस्टर शुइन के पल्स को लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसकी वजह से केओस पावर एंसेस्टर के पावर के और काउंटर अटैक करता है, और इसी की वजह से शुइन के बॉडी के अंदर से खतरनाक केओस एनर्जी निकलता है। जिसके बाद शुइन एंसेस्टर को देखते हुए कहने लगता है कि जुयांग, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे बॉडी से मेरे पावर्स को नहीं निकाल सकते। जबकि वही दूसरी तरफ मास्टर जू को देखते हैं, जो कि देखते हुए कहने लगता है कि शुइन के बॉडी के अंदर केओस पावर पूरी तरह से मर्ज हो चुका है, क्योंकि वो काफी टाइम से केओस पावर का इस्तेमाल कर रहा है अपने बॉडी के जरिए। लेकिन जबकि हम दूसरी तरफ एंसेस्टर को देखते हैं, तभी अचानक एंसेस्टर अपनी उंगली से स्नैप करते हुए हेल फॉल कहता है, और इतना कहते ही अचानक ही वहां पर एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो कि कुछ ही देर में जो काले बादल पूरे टियारन सेट को घेरे हुए थे, जैसा कि लग रहा था कि वो टियारन सेट को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंसेस्टर के इस स्नैप की वजह से वो सारा ही पावर पूरी तरह से गायब हो जाता है। आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब कहाँ चले गई। चूचू भी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि हमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, तो आखिरकार वो लोग कहाँ चले गए। तभी बुफान जल्दी से मास्टर जू के पास जाकर उन्हें कहने लगता है कि मास्टर, आखिरकार मेरा जूनियर ब्रदर कहाँ पर है। लेकिन असल में इस बात का जवाब तो मास्टर जू के भी पास नहीं था। इसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ एंसेस्टर ने शुइन को लेकर आया था। ये वही जगह था जहाँ पर समय भी कभी जन्म नहीं लिया था। लेकिन तभी शुइन गुस्सा हुए कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ इल्यूजन का खेल खेल रही हो। लेकिन तभी शुइन को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। वो समझ जाता है कि ये असल में वो जगह है जहाँ पर डाउन ऑफ क्रिएशन शुरू हुआ था। लेकिन एंसेस्टर शुइन को देखते हुए कहने लगता है कि ये डाउन ऑफ क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे नीचे गिरने का टाइम है। लेकिन शुइन भी बिल्कुल हार मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने केओस पावर में मास्टर करके हेवनली लॉ को भी बदला है, और तुम मुझे गलत कह रही हो। गलत तो असल में तुम हो। लेकिन एंसेस्टर शांत रहकर उसे कहने लगता है कि तुम अभी भी वो बात नहीं समझ रहे कि आखिरकार गलत और सही कहा है। एंसेस्टर समझ जाता है कि शुइन को इस तरह से समझाना बेकार होगा। तभी एंसेस्टर शुइन के ऊपर एक एनर्जी से जोरदार तरीके से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से शुइन को काफी पेन होता है। जिसके बाद जैसे ही एंसेस्टर का पहला अटैक रुकता है, तभी अचानक एंसेस्टर शुइन के चारों तरफ कई सारे एनर्जी डिश क्रिएट करते हैं, जिनके अंदर से अलग अलग एनर्जी लेजर निकल रहे थे, जो कि शुइन के बॉडी के ऊपर अटैक करके उसके अंदर से केओस पावर को मिटाने का काम कर रहे होते हैं। लेकिन इतने सारे अटैक को सहने के बाद भी शुइन मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि जुयांग, तुम कभी मुझे मार नहीं पाओगे और न ही तुम कभी मुझे हरा पाओगे। तभी अचानक वो सारे डिस्क एक लाइन में आने के बाद शुइन के ऊपर एक ऐसा अटैक उसके सिर के ऊपर करता है, लेकिन इससे भी शुइन को कुछ नहीं होता। उल्टा शुइन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हुए कहने लगता है कि जुयांग, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे लास्ट के 2 मूव्स कैसे हैं और तुम मेरे बॉडी से केओस को कैसे निकालते हो। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर की आंखें चमक जाता है। एंसेस्टर अपने और एक मूव को इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से एक एनर्जी निकलता है, जो कि सीधे शुइन को पकड़ते हुए आसमान के ऊपर लेकर चला जाता है। हवा में शुइन पूरी तरह से कैद हो चुका था। तभी अचानक तो एनर्जी निकलकर सीधे शुइन के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। एक लंबा लाइन बन जाता है एनर्जी का, जिसकी वजह से शुइन को भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। दोस्तों, असल में एंसेस्टर ने जो टेक्निक इस्तेमाल किया था, ये एक तरह का टाइम टेक्निक था। ये जो एनर्जी धागा दिख रहा था, ये असल में टाइम का एक धागा होता है, जिसके बाद शुइन के बॉडी के अंदर से उसके कई सारे क्लोन या फिर ये कहूँ कि उसके टाइम अलग अलग समय के रूप आगे निकल जाते हैं। इस तरह से उसके कई सारे क्लोन निकल गए थे, जो देख शुइन को काफी हैरान होता है। तभी अचानक वो एनर्जी धागा यानी कि टाइम एनर्जी पूरी तरह से एक्टिव होकर शुइन को पीछे की तरफ निकालता है, यानी कि वो उसके जन्म तक उसे लेकर चला जाता है, शुइन के बचपन तक। जिसके बाद एंसेस्टर धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगते हैं। ये देखकर शुइन
काफी घबरा जाता है क्योंकि शायद वो समझ चुका था कि यहाँ पे एंसेस्टर क्या करने जा रहे हैं। जिसके बाद एंसेस्टर जल्दी से उस एनर्जी वाले धागे को अपने हाथ से काट देता है। उनके इतना करते ही अचानक ही शुइन के सारे ही क्लोन्स एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले शुइन का जन्म यानी कि उसका बचपन का क्लोन डिस्ट्रॉय होता है और फिर आगे जाकर उसके आगे वाले क्लोन्स डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर एंसेस्टर शुइन को कहने लगता है कि आज से और अभी से कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा नाम शुइन है और तुम कभी इस वर्ल्ड या फिर इस यूनिवर्स में एग्जिट भी करते थे। साथ ही इस पूरे यूनिवर्स में मैं तुम्हारे एक भी अंश को नहीं रहने दूंगा, कोई तुम्हें कभी याद नहीं रख पाएगा, नहीं किसी को ये याद रहेगा कि किसी ने तुम्हें कभी देखा था। देखते ही देखते एंसेस्टर पूरे शुइन का अस्तित्व ही मिटाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शुइन अब बेजान होकर वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सजा था कि उसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो। जबकि दूसरी तरफ हम मास्टर जू को देखते हैं जो कि अपने आप से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि आखिरकार मैं क्या भूल रहा हूँ। जिसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि शुइन को देखते हुए कहने लगता है कि तुम यहीं पर बैठ अच्छे से सोचना कि तुम गलत थे या फिर सही, और जब तुम्हें इसका आंसर मिल जाए तब तुम आगे जाकर मर सकते हो। इतना कहने के बाद एंसेस्टर दोबारा से उस जगह से लेकर अपने टियारन सेट वापस आ जाते हैं। साथ ही एंसेस्टर सुयान को भी वहां पर लेकर आ गए थे। तभी ड्रैगन किंग और फैंसी दोनों का ही नजर एंसेस्टर के ऊपर पड़ता है। फैंसी ड्रैगन किंग को एंसेस्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि ड्रैगन किंग एंसेस्टर के गल रखते हुए कहने लगता है कि बॉस आखिरकार आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको नहीं देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इस पर एंसेस्टर उन्हें कहने लगता है कि बस वो काम खत्म हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहने के बाद एंसेस्टर अपने डिसाइपल्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर शुइन बस चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। तभी हम मास्टर जू को देखते हैं जो कि आसपास काफी अच्छे तरह से देख रहे थे क्योंकि उनका दिल अभी भी बहुत ज्यादा बेचैन था। यहाँ देखकर शुइन को लगता है कि शायद उसका मास्टर उसे अभी भी याद कर रहा है, इसी की वजह से वो रेंगते हुए मास्टर जू के पास जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उस शुइन के पीछे से बुफान उसके आर पार हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि शुइन इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिट ही नहीं करता था, जैसे कि वो एक बेजान हो। जो कि मास्टर जू को कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए, नहीं तो हम अच्छा खाना और अच्छा वाइन मिस कर देंगे। बुफान को बात को सुनने के बाद मास्टर जू भी काफी खुश होते हुए जाते हुए कहने लगता है कि ठीक है बुफान, तुम मेरा फेवरेट वाइन यूक्सिया वाइन मुझे ला कर देना, मैं उसे काफी अच्छे तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद सारे ही डिसाइपल मास्टर जू और बुफान भी जल्दी से अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर सू इन बेजान बनकर वहीं पर लेटा रहता है। कुछ ही देर में टियारन सेट में रात हो गया था, जहाँ पर टियारन सेट में बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ आतिशबाजी किए जा रहे थे, लेकिन अभी भी शुइन बेजान होकर बस टियारन सेट के गेट के बाहर ही बैठा था। लेकिन तभी अचानक शुइन ये देखकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है जैसे कि वो पागल बन चुका हो। दूसरी तरफ हम टियारन सेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जोरों शोर से आतिशबाजी हो रहा था, चारों तरफ खुशी का ही माहौल होता है। सारे के सारे ही डिसाइपल काफी ज्यादा खुश थे, जहाँ आसमान के ऊपर कई सारे हेवी बेस्ट फ्लाई कर रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश होकर इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, सभी बहुत ज्यादा खुश थे और हंसी मजाक कर रहे थे। साथ ही हम चू चू को देखते हैं जो कि अपने एक गेम को वहां पर लेकर आए थे जिसमें कि उन्हें बीच में निशाना लगाना था। चूचू ने बताते हैं कि अगर तुम लोगों ने बीच में निशाना लगा लिया और तुम लोगों का प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो तुम लोग उसे जीत सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम खाने के टेबल में देखते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा खाने को सजाया गया था। तभी मास्टर बुफान को देखते हुए कहने लगता है कि जब मैं जवान था तब मैं एक ही बार में ही 10-10 वाइन को पी लिया करता था। उनके बातों को सुनने के बाद सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अचानक अपने फिंगर को टेबल के ऊपर मारता है और इतना करते ही अचानक ही मास्टर जू ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिसकी वजह से मास्टर जू जो कि ओल्ड लग रहे थे अब पूरी तरह से यंग बन जाते हैं, बिल्कुल यंग मास्टर जैसे, और उनके पावर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। जो देखकर बुफान भी काफी हैरान हुए कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप दोबारा यंग कैसे बन गई। जबकि मास्टर जू जल्दी से एंसेस्टर को थैंक यू कहने लगता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम नहीं किया है, तुम कितना मेरा ख्याल रखते हो, मैं जो चाहता हूँ तुम वो मुझे देकर ही मानते हो। लेकिन यहाँ देखकर बुफान जलते हुए कहने लगता है कि मास्टर मुझे आपसे काफी ज्यादा जलन हो रहा है क्योंकि आप तो मुझसे भी ज्यादा यंग दिखते हो। लेकिन मास्टर जो उसके बात को इग्नोर करते हुए एक कप में वाइन भरता है जो कि एंसेस्टर को देते हैं। लेकिन एंसेस्टर कहने लगते हैं कि मैं अपनी चाय का इंतजार कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि फैंसी एंसेस्टर के लिए चाय लेकर आती है, जिसके बाद फैंसी
जल्दी से एंसेस्टर के पास आकर उन्हें चाय देती हैं। यहाँ पर एंसेस्टर को बाकी सारे लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि आपस में बहुत ही खुशी के साथ बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही एंसेस्टर उस चाय के कप को अपने हाथ में लेता है तभी अचानक एंसेस्टर को एहसास होता है जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर जो पावर है वो दोबारा बेकाबू हो रहा है। देखते ही देखते एंसेस्टर के हाथ से एक बहुत ही खतरनाक तरीके से थंडर पावर रिलीज होता है जिसकी वजह से वहाँ का जगह डिस्ट्रॉय होने वाला था, पूरा टाइम ही रुक जाता है। यहाँ तक कि अर्थ से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव निकलता है जो कि पूरे स्पेस में जितने भी सारे उल्का पिंड थे उन्हें एक ही झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन बहुत जल्दी एंसेस्टर जल्दी से अपने पावर को वापस से कंट्रोल कर लेता है जिसकी वजह से अब पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। लेकिन साथ ही एंसेस्टर इस बात को काफी अच्छी तरह से समझ जाता है कि उसे इस यूनिवर्स से निकलकर किसी दूसरे यूनिवर्स में बहुत जल्दी जाना होगा क्योंकि उसके पावर्स इतना बढ़ चुके हैं कि ये पूरा यूनिवर्स उसके पावर को सह नहीं पा रहा है। और अगर एंसेस्टर ज्यादा दिन तक इस यूनिवर्स में रुका रहा तो इससे पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर अपने चाय को पीने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं जो देखकर फैंसी थोड़ी सी घबराते हुए कहने लगते हैं कि एंसेस्टर। फैंसी के इस बात को सुनने के बाद एंसेस्टर वहीं पर रुक जाता है और यहाँ पर काफी तेजी के साथ आतिशबाजी होने लगते हैं। ये सीन दोस्तों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि एंसेस्टर को ही खुद ये बात पता था कि उसे जल्द से जल्द इस टीआर से निकल कर किसी दूसरे रियल में जाना होगा। लेकिन एंसेस्टर जिस तरह से फैंसी को देख रहे थे, फैंसी बहुत ही मासूमी के साथ एंसेस्टर से पूछती है कि आखिरकार आप कहाँ जा रहे हो। फैंसी की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर शांत रहकर कहने लगता है कि मैं बस थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहा हूँ और तुमने जो चाय बनाया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इतना कहने के बाद एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं जबकि हम मास्टर जू को देखते हैं जो कि वाइन पीने के बाद थोड़े नशे में आ गए थे। वहाँ बुफान को बता रहे होते हैं क्या तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं अपने प्राइम टाइम में कितना ज्यादा हैंडसम था। लेकिन बुफान को अभी भी मास्टर जू को देखकर थोड़ा जलन हो रहा था क्योंकि मास्टर जू उससे बहुत ही ज्यादा यंग दिख रहे थे और काफी ज्यादा हैंडसम भी। इसके बाद हम टियालन सेट के मेन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा था। लेकिन तभी वो एंसेस्टर को देखते हुए कहने लगता है कि तुमने तो बाहर बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा तो यहाँ आकर क्या मेरे ऊपर हंसने की कोशिश कर रही हो। लेकिन एंसेस्टर अंदर आते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो और मैं इतना ज्यादा बोर नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर हंस लूं। लेकिन एंसेस्टर के बात को सुनने के बाद शोइन एंसेस्टर को कहने लगता है कि तुम्हें ये बात छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ये बात काफी अच्छे तरह से जानते हो कि तुम्हारे पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से ये वर्ल्ड तुम्हारे पावर को सहन नहीं कर पा रहा। तुम्हारा लिमिट बढ़ने की वजह से बहुत जल्दी ये वोजी यूनिवर्स अपने आप को कोलैप्स कर लेगा क्योंकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि ये वोजी यूनिवर्स तुम्हारी पावर को सह नहीं पा रहा है। शोइन की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर बस खामोश रह जाते हैं। तब ये देखकर अचानक शोइन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि अगर तुम अपने टीआर सेट और इन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें जगह से निकलना होगा। लेकिन जब तुम इस यूनिवर्स से निकल जाओगे तब केओस पावर दोबारा से रिटर्न आ जाएगा और उसके बाद मैं इन सभी को जरूर ही मार डालूंगा। तो बताओ कि आखिरकार अब तुम क्या करोगे। शोइन इस बात का फायदा उठाते हुए एंसेस्टर के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे यही लग रहा था कि अब एंसेस्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी है, मैं सबसे पहले उसे ही मार दूंगा। और अचानक ही एंसेस्टर के बॉडी के अंदर से खतरनाक तरीके से पावर रिलीज होता है जो कि उनके सामने जो देखकर शोइन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एंसेस्टर के ऑरा के सामने उसका भी टिकना मुश्किल हो रहा था। तभी शोइन देखता है कि कैसे एंसेस्टर के पीछे गॉड ऑफ क्रिएशन आ जाती है जो कि एंसेस्टर को कहने लगती है कि जैसा आपका ऑर्डर। और इतना कहने के बाद वो दोबारा एंसेस्टर के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर एक पोर्टल ओपन करता है जो कि सीधे उस केओस के पास जाता है जिसके कई सारे डेंटिकल्स थे जो कि एक क्रिएचर था। ये देखकर शोइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो केओस बहुत ही खतरनाक था। लेकिन तभी शोइन देखता है कि कैसे एंसेस्टर सीधे उस केओस के सामने ही खड़ा है बिना किसी डरे। जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जिनके सामने एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस जैसा टेंटिकस आ गया था। केओस पावर असल में एक ऑक्टोपस की तरह ही दिख रहा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी एंसेस्टर शोइन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या इसे देखकर तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन शोइन डरते हुए कहने लगता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार केओस कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रही हो। जिसके बाद वो केओस अपने बड़े बड़े डेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। इस तरह से वो केओस पावर एंसेस्टर को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एंसेस्टर गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर का यूज करते हुए उस डेंटिकल के ऊपर जोरदार तरीके से अटैक कर देता है। यहाँ सारा ही चीज शोइन बाहर रहकर देख रहा था। वो घबराते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, तुमने क्या सोच कर ये सोचा कि तुम केओस पावर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। और इसके अलावा तुम्हें तो पता ही होगा कि केओस एक इनविजिबल एंशिएंट गॉड है जिसे कि मारना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो पूरे
कॉस्मोस ओशियन के ऊपर राज करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि शुइन की पूरी बात को इग्नोर करने के बाद अचानक अपने पीछे बहुत ही खतरनाक तरीके से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से एंसेस्टर के फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही तेज गोल्डन लाइट निकल रहा था। ये लाइट धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल जाता है कि पूरे टियालन सेट जो कि रात के अंधेरे में डूबा हुआ था पूरी तरह से चमक जाता है। ये देखकर बाकी सारे लोग काफी हैरान होकर उसी तरफ देख रहे थे। जिसके बाद हम उस केओस को देखते हैं जो कि अपने बड़े डेंटिकल से एंसेस्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन उस गोल्डन लाइट की वजह से वो केओस के डेंटिकल्स बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि एंसेस्टर के पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ एक एंशिएंट गॉड को भी हरा सकता है। तभी एंसेस्टर अपने गॉड ऑफ क्रिएशन और अपने गोल्डन लाइट को पूरी तरह से चारों तरफ फैला देता है। ये देखकर अब उसके उस पावर को भी काफी ज्यादा डल रख रहा था। एक एंशिएंट गॉड होने के बावजूद भी एंसेस्टर के पावर को देखकर वो केओस पावर भी काफी तक घबरा जाता है। तभी उस केओस पावर के पीछे वो गोल्डन लाइट एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिसके बाद एंसेस्टर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस केओस पावर के ऊपर अटैक करता है और अचानक उस केओस पावर का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है जो कि एंसेस्टर के एक छोटे से एनर्जी बॉल के अंदर कैद हो जाता है। जिसके बाद एंसेस्टर उस छोटे से केओस को लेकर आसानी के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से एंशिएंट गॉड बहुत ही आसानी के साथ हमारे एंसेस्टर के हाथों मारा जाता है। फिर एंसेस्टर जल्दी से उसे मारने के बाद बाहर आकर शुइन से कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पाओगे। लेकिन एंसेस्टर की बात को सुनने के बाद शुइन निराश होकर कहने लगता है कि तो क्या तुमने उसे हरा दिया, लेकिन अब बिल्कुल तुम मेरे जैसे ही हो गए हो। तुम एक गॉड बनने के बाद अब अकेले रहोगे, लेकिन अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे मार दोगे या फिर कुछ और भी प्लान है तुम्हारा करने का? इस पर एंसेस्टर से कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम गॉड बनना चाहते थे तो मैं तुम्हें गॉड बनाऊंगा। इतना कहने के बाद एंसेस्टर अपने पावर का यूज करते हुए शुइन के बॉडी के अंदर पावर ट्रांसफर करने लगता है। जैसे जैसे ऐसा हो रहा था शुइन को भी काफी पेन होता है, लेकिन साथ ही एंसेस्टर कहने लगता है कि अब तुम एक गॉड बन जाओगे, तुम अकेले रहोगे, मैं तुम्हें इंटरनल लाइफ देता हूँ, जिसके बाद तुम्हारे पास इंटरनल ट्रबुलेशन आएगा। इस जगह पर हेवन है और हेवन के रूल के मुताबिक मैं तुम्हें वोजी यूनिवर्स के साथ एक साथ मर्ज कर दूंगा। अब तुम वोजी यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाओगे और इस जगह को प्रोटेक्ट करोगे। कुछ ही देर में देखते देखते शुइन का बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाता है जो कि अब एक सफेद शुइन बन चुका था। शुइन ये देखकर एंसेस्टर को अपने हाथ जोड़कर ग्रीट करता है। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर के बॉडी के अंदर से अभी भी उनका एरा उनका ऑरा लगातार निकलता ही जा रहा था और इसी की वजह से पूरे टियालन सेट में अब एक एनर्जी की बारिश होने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे टियालन सेट के सारे ही डिसाइपल पूरी तरह से नशे में चूर हो चुके थे। यहाँ पर सिर्फ मास्टर जू ही थे जो कि अभी तक वाइन पी रहे थे और थोड़े होश में होते हैं। तभी अचानक मास्टर जू अपने आप को संभालते हुए आसमान के ऊपर देखता है। ड्रैगन किंग भी आसमान के ऊपर देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो एंसेस्टर को वहां से उड़ते हुए जाते हुए देख रहे थे। यहाँ देखकर उसे काफी हैरानी होता है। तभी एंसेस्टर वहां से जाने से पहले एक बार अपने सभी डिसाइपल्स की तरफ देखते हैं। इसके बाद देखते ही देखते एक एक करके सारे ही डिसाइपल एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल म्यूजिक बजता है दोस्तों, क्योंकि ये सीन सच में काफी इमोशनल होता जा रहा था। सारे ही डिसाइपल एक साथ एंसेस्टर को देख रहे थे जो कि फ्लाई कर रहे थे। ये देखकर ड्रैगन किंग उदास होते हुए कहने लगता है कि अब मेरा जॉब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वो हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार बॉस कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तभी ड्रैगन किंग जल्दी से एंसेस्टर के पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आगे जाते ही एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। असल में एंसेस्टर ने जानबूझकर उनके चारों तरफ एक बैरियर लगा दिया था ताकि वो लोग उसके पास ना आ सके। फिर एक बार एंसेस्टर काफी इमोशनल के साथ अपने सारे डिसाइपल और अपने टियालन सेट को देखते हैं, जहां वो ये देखते ही अपने पास्ट के लाइफ को याद कर रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने इस यूनिवर्स को हासिल किया था, कैसे कैसे उन्होंने अपने अलग अलग तरह के सफर को एंजॉय किया था। और दोस्तों सच कहूँ तो ये सीन देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा रोने लगा था क्योंकि ये सीन बहुत ही इमोशनल था। लेकिन आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे 100,000 की रिफाइनिंग का ये आखिरी एपिसोड नहीं होने वाला। इसके और भी आगे सारे एपिसोड आते रहेंगे। साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पर एक साथ कई सारे सीन्स को दिखाया जाता है जो कि आज तक एंसेस्टर ने अपने आगे के जीवन में एक्सपीरियंस किया था। एक एक करके वो सीन हमें अलग अलग जगह पर दिखाया जाता है, जिसके बाद इन सारे सीन्स को एक बार हमें अच्छी तरह से दिखाने के बाद हम दोबारा एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपने सभी डिसाइपल्स को देखते हुए कहने लगता है कि नए दुनिया की शुरुआत के लिए अलविदा। इतना कहने के बाद एंसेस्टर गॉड ऑफ क्रिएशन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हम लोगों का ये धमाकेदार मूवी यहीं पर एंड होता है। आप सभी को ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे के एपिसोड अभी कंटिन्यूसली आने वाले हैं।